आज बात एक ऐसे बैंक पर जिसके हालात 2020 में ऐसे बिगड़े कि जिसे सुधारने में आज 5 साल बीत गए हैं और सुधार की थोड़ी थोड़ी गुंजाइश अब थोड़ी दिखने लगी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यस बैंक की। दरअसल इस बैंक का अब वक्त बदलने का समय आ गया है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, उनसे गुजरा ये बैंक अब धीरे धीरे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बैंक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है जिसका इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। तो क्या नया होने जा रहा है और इसका क्या असर देखने को मिलेगा, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। पहले बात खबर की कर लेते हैं। खबर यह है कि यस बैंक का कार्यभार अब नए कंधों को सौंपा जा रहा है। जानकारी के अनुसार यस बैंक ने अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में विनय मुरलीधर टोनसे को नियुक्त किया है। इससे पहले यस बैंक के सीईओ थे प्रशांत कुमार। उनका कार्यकाल 5 अप्रैल 2026 को खत्म हो गया है। अब उनके बाद विनय टोनसे ये जिम्मेदारी संभालेंगे और ये बदलाव सिर्फ एक पद परिवर्तन यानी पोस्ट चेंज का नहीं है, बल्कि बैंक के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है। जहां तक बात विनय टोनसे की है तो वो कौन है या उनका आना यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव संकेत कैसे है, तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे है उनका अच्छा खासा अनुभव और उनकी संभाली गई पहले की जिम्मेदारियां। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो विनय टोनसे बैंकिंग इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। जहां तक बात उनके कामकाज की है तो उनके पास 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे काम किया है और वहां उन्होंने खास तौर पर रिटेल बैंकिंग को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है क्योंकि उन्होंने सिंगापुर और जापान जैसे देशों में भी काम किया है, जिससे ये साफ होता है कि यस बैंक ने एक ऐसे लीडर को चुना है जिसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की अच्छी खासी समझ है। फिलहाल विनय टोनसे ने 6 अप्रैल 2026 से यस बैंक में एमडी और सीईओ के पद का भार संभाल लिया है और जैसा कि मैंने बताया उन्होंने इस पद पर प्रशांत कुमार की जगह ली है, जिन्होंने 2020 के कठिन समय में बैंक को संभालने और स्थिर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2020 में यस बैंक एक बड़े संकट में फंस गया था। दरअसल बैंक ने कई कंपनियों को बहुत ज्यादा लोन दे दिया था, जैसे कि IL&FS, DHFL और जेट एयरवेज। ये कंपनियां खुद डूबने लगी तो बैंक का पैसा फंस गया, जिसके चलते लोन का पैसा वापस नहीं आया और एनपीए बढ़ता चला गया और बैंक का बैलेंस शीट कमजोर हो गया। जैसे ही खबर फैली बैंक कमजोर हो रहा है ये सुनने में आया तो इस सिचुएशन से लोगों में पैनिक फैल गया और लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। ऐसे हालात को देखते हुए आरबीआई ने बैंक को टेम्परेरी तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया और कुछ बड़े कदम उठाए, जैसे कि ग्राहक सिर्फ 50,000 तक ही पैसे निकाल सकते थे, मतलब उनकी एक लिमिट तय कर दी गई। इसके अलावा बैंक का बोर्ड भंग कर दिया गया और फिर नया मैनेजमेंट लाया गया। उस समय आरबीआई ने प्रशांत कुमार को सीईओ बनाकर रिकवरी का काम शुरू किया था। मतलब उस टाइम यस बैंक को बचाने के लिए एक तरह से रेस्क्यू मिशन चलाया गया था, जिसमें एसबीआई ने सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी क्योंकि उन्होंने 7,250 करोड़ का निवेश किया था, जिसके बाद एसबीआई को यस बैंक में लगभग 48% यानी 48% तक का हिस्सेदारी और स्टेक मिल गया था। इसके अलावा कई अन्य बैंकों ने भी हालांकि पैसे लगाया था, लेकिन निवेश के बाद एसबीआई यस बैंक में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया था। हालांकि इसके बाद में ये धीरे धीरे कम भी किया गया इस स्टेक को। आज की तारीख में अगर देखें तो 2025-26 में एसबीआई की यस बैंक में हिस्सेदारी काफ़ी कम हो चुकी है। एसबीआई के पास अब करीबन 11% के करीब जो है हिस्सा बचा है। उस टाइम यस बैंक के शेयर भी काफ़ी गिरे थे इस खबर के चलते। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में यस बैंक का जब टाइम अच्छा था तो उस टाइम पे शेयर करीब 350 रुपये से ऊपर ट्रेड करता था और मार्च 2020 में ऐसी हालात आ गई थी कि गिरकर ये 5 से 6 रुपये पर आ गया था। आज यस बैंक का शेयर थोड़ा संभलते हुए दिखाई देता है, 18 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। हालांकि पुराने दिन लौटने में समय लगेगा, तो 300-400 रुपये वाला स्तर तो शायद अभी तुरंत में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी
2020 के 5-6 रुपए वाले स्तर से ये कुछ हद तक ऊपर जरूर चढ़ चुका है और अब जब बैंक काफी हद तक स्थिर हो चुका है तो अगला लक्ष्य ग्रोथ और विस्तार का है और इसी वजह से अब ये नए और अनुभवी लीडर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बाजार के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। आपको बता दूं, विनय टोनसे का मुख्य फोकस रिटेल बैंकिंग को मजबूत करना, कॉर्पोरेट बैंकिंग में ग्रोथ लाना और बैंकिंग की गवर्नेंस को और बेहतर बनाना है। साथ ही लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रहेगा उनका लक्ष्य बैंक को अगले स्तर पर ले जाना और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतर वैल्यू तैयार करना है। इस बीच एक और बड़ी बात तो ये सामने आई है कि यस बैंक में जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन अब सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बन चुकी है, जिससे ये संकेत भी मिलता है कि बैंक अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल स्ट्रैटेजी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब अगर निवेशकों के नजरिए से देखें तो ये बदलाव काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में नया और अनुभवी सीईओ आता है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं। मजबूत लीडरशिप, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और पहले से हो चुकी रिकवरी जैसे फैक्टर्स इस बदलाव को और ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। हालांकि कुछ रिस्क भी हैं, जैसे नई रणनीति कितनी सफल होती है और ग्रोथ कितनी तेज आती है, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट इस बदलाव को एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देख रहा है। अब यस बैंक का नया फेज में एक तरीके से कह सकते हैं प्रवेश हो चुका है, जहां वे संकट से बाहर निकलकर अब ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा और विनय टोनसे के पास अनुभव, रणनीति और अवसर तीनों मौजूद हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे यस बैंक को फिर से भारत के टॉप प्राइवेट बैंकों में शामिल कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये बदलाव बैंक के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जैसा जरूर है और आने वाले समय में इसके असर देखने को जरूर मिल सकते हैं।